प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे न्याय के विविध आयाम या प्रकार। क्या? न्याय के विविध आयाम या प्रकार। मैंने न्याय के आयामों के ऊपर एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसके अंतर्गत मैंने न्याय के दो आयाम या प्रकार आपको समझाए हैं, कानूनी औपचारिक न्याय और दूसरा प्राकृतिक न्याय। आज न्याय के आयाम के ऊपर ये दूसरा लेक्चर है हमारा। आज हम न्याय के आयाम में केवल 3 प्रकार ले रहे हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब कुल मिलाकर हो गए 5। 2 मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया आपको, कानूनी औपचारिक न्याय, प्राकृतिक न्याय। आज 3 ले रहे हैं हम, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो आज के लेक्चर में हम न्याय के 3 आयामों की चर्चा करेंगे, जो कि वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था को परखने के लिए ये तीनों आयाम ही बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पर वास्तविक रूप में न्याय मौजूद है या नहीं। इसलिए प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको जस्टिस न्याय की अवधारणा को गंभीरता से समझना है तो आप क्रमबद्ध रूप में, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे समझते चलिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जस्टिस न्याय की अवधारणा का आप इतने अच्छे रूप में समझ जाएंगे कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। तो सर्वप्रथम, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, न्याय के विविध आयाम, जिसमें हम 3 आयामों की चर्चा करेंगे: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। अब इसकी पृष्ठभूमि बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि वास्तव में देखो, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है राज्य। क्या होता है? राज्य। और वास्तव में व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का आधार न्याय भी होता है। वैसे स्वतंत्रता, समानता, कानून, दंड, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक आज्ञाकारिता, ये सब व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों के आधार होते हैं। परंतु चूंकि अभी हम केवल जस्टिस न्याय की अवधारणा को समझा रहे हैं, इसलिए आज आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का आधार न्याय की अवधारणा भी होती है। सबसे पहले आपको यह बात नोट करनी है। बेटा प्लीज आप ये बातें नोट कीजिएगा, और मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप भी इसे नोट कीजिएगा, जो कि मैंने आपको पृष्ठभूमि के रूप में बताया है। अब इसके आधार पर हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो 3 आयाम या प्रकार हैं, इसको समझाएंगे। ध्यान दें, सबसे पहले मैंने आपके लिए यहां पर ये जो महत्वपूर्ण बातें नोट की हैं, जो कि वास्तव में न्याय के जो 7 महत्वपूर्ण आयाम है, मैंने यह संकेत दिया 7 जो 7 महत्वपूर्ण आयाम है, उन 7 आयामों को समझने के लिए ये बातें समझना अति आवश्यक है। यहां तक ये प्रत्येक लेक्चर में आपके काम आएगी। मतलब अब आप यहां कह सकते हैं कि सर 7 आयाम कौन से होते हैं न्याय के? तो देखो, मैं आपको इनके नाम वैसे पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन आज फिर दोहरा रहा हूं। देखो, न्याय के जो विविध आयाम होते हैं, उनमें 7 आयाम महत्वपूर्ण होते हैं। नोट कीजिएगा 7 आयामों के नाम। पहला है कानूनी औपचारिक न्याय, और दूसरा है प्राकृतिक न्याय। इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। 2 हो गए। तीसरा है सामाजिक न्याय, चौथा है आर्थिक न्याय, 5वां है राजनीतिक न्याय। अर्थात 3 की चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 5 आयाम आज तक कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम छठा है प्रक्रियात्मक, क्या? प्रक्रियात्मक न्याय, और 7वां है तात्विक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय के ऊपर हम कल लेक्चर अपलोड करेंगे। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये न्याय के 7 महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। इन 7 को समझने के लिए यहां तक की जो बात है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसको यदि आप नोट्स तैयार करते हैं तो वहां नोट करेंगे। क्या? अब ध्यान दें, इधर समकालीन चिंतन में न्याय की समस्या पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जाता है, जिससे न्याय के विविध रूप सामने आते हैं। मतलब समकालीन समय में
राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों के द्वारा न्याय की समस्या के ऊपर अनेक दृष्टियों से विचार किया गया है। जैसे जॉन रॉल्स अपने विचार दे रहे हैं, हेक अपने विचार दे रहे हैं, उदारवादी दृष्टिकोण अपने विचार देता है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपने विचार देता है, नारीवादी दृष्टिकोण अपने विचार देता है, समुदायवादी दृष्टिकोण अपने विचार देते हैं। हालांकि मैं इन सबके ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा जितनी भी दृष्टिकोण है, लेकिन मैंने तो यहाँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को संकेत दिया कि न्याय की अवधारणा कितनी विस्तृत है, कितनी व्यापक है। इसलिए हमको इसे बहुत गंभीरता से समझना जरूरी है, क्योंकि मूल बात तो न्याय की ही तो है। प्लेटो ने, जो राजनीति दर्शन के जनक है, अपनी पुस्तक रिपब्लिक लिखी थी, तो रिपब्लिक के अंतर्गत वास्तविक रूप में सबसे ज्यादा उसने न्याय के बारे में ही तो लिखा था, क्योंकि प्लेटो के सामने वास्तविक रूप में उनके गुरु सुकरात को जो मृत्युदंड दिया गया था बिना किसी अपराध के दिया गया था, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था। तो ऐसी स्थिति में प्लेटो ने यह संकल्प किया था ऐसी कौन सी राजव्यवस्था हो जिसके अंतर्गत सुकरात जैसे महान मनीषी के साथ दोबारा कभी ऐसा अन्याय नहीं हो। तो न्याय के बारे में तो वास्तव में रिपब्लिक में भी बहुत ज्यादा लिखा गया है, इसलिए रिपब्लिक का उपशीर्षक दूसरा नाम भी रखा गया है, क्या? कंसर्निंग टू जस्टिस, न्याय से संबंधित ग्रंथ। रिपब्लिक को न्याय से संबंधित ग्रंथ भी कहा जाता है। तो डेफिनेटली हम ये कहें कि समाज व्यवस्था को पूर्ण रूप में समझना हो तो डेफिनेटली आपको न्याय की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है, और केवल औपचारिकता के नाते नहीं बल्कि न्याय की अवधारणा को हमें बहुत ही गंभीरता से और गहराई से समझना है। मैंने आपको पहले कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि न्याय की अवधारणा के ऊपर मैं सारे दृष्टिकोण भी अपलोड करूंगा और न्याय की अवधारणा को मैं विस्तृत और व्यापक रूप में लूंगा। न्याय की अवधारणा को मैं बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अब चलिए यहां तक आ गए, अनेक दृष्टियों से विचार किया जाता है जिससे न्याय के विविध रूप सामने आते हैं। अब जो अनेक दृष्टिकोण है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, नारीवादी दृष्टिकोण है, समुदायवादी दृष्टिकोण है, उदारवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, ठीक है। जॉन रॉस ने भी अपने विचार दिए, हेक ने अपने विचार दिए। तो इनके आधार पर न्याय के विविध रूप सामने आते हैं। अब न्याय के विविध रूप सामने आते हैं तो विविध रूप का मतलब क्या हो गया? न्याय के 7 आयाम हो गए, जिनका कि मैंने आपको नाम भी बता दिया है। अब यहां पुनः बताना जरूरी हो गया कि विविध रूप सामने आते हैं। कौन से रूप सामने आते हैं? जैसे कानूनी औपचारिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तात्विक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय। 7 प्रकार हो गए। यस, अब आगे बढ़ते हैं। इन रूपों से, जो ये 7 प्रकार मैंने बताए हैं, इन रूपों से यह संकेत मिलता है कि मतलब जो ये न्याय के 7 आयाम है, 7 प्रकार हैं, इनसे यह संकेत मिलता है कि क्या संकेत मिलता है? 2 संकेत मिलते हैं। एक तो ये कि न्याय के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण क्या है। मतलब एक तो ये संकेत मिलता है कि जब हम न्याय के 7 आयामों का अध्ययन करते हैं तो इससे ये पता लगता है कि वास्तव में न्याय के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण क्या है। मतलब न्याय के प्रति जो नजरिया वो क्या है, न्याय को किस नजरिए से देखा जाता है? सामाजिक से, आर्थिक से, राजनीतिक से, तात्विक से, प्रक्रियात्मक से, कानूनी औपचारिक से, प्राकृतिक से, किस दृष्टि से देखा जाता है? एक तो ये संकेत मिलता है। दूसरा, एक ही दृष्टिकोण के अंतर्गत न्याय के भिन्न भिन्न प्रयोग क्षेत्रों में इसका अभिप्राय क्या है। अर्थात एक ही दृष्टिकोण के अंतर्गत, जैसे मैं ये कहूं आपको कि नारीवादी दृष्टिकोण हो गया, समुदायवादी दृष्टिकोण हो गया, उदारवादी दृष्टिकोण हो गया, मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो गया, तो एक ही दृष्टिकोण के अंतर्गत न्याय के भिन्न प्रयोग क्षेत्रों में इसका अभिप्राय क्या है कि वास्तव में एक ही दृष्टिकोण के अंतर्गत इसके जो भिन्न भिन्न प्रयोग क्षेत्र है, भिन्न भिन्न प्रयोग क्षेत्र का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक है, तात्विक प्रक्रियात्मक कानूनी औपचारिक और प्राकृतिक, ये इसके भिन्न भिन्न प्रयोग क्षेत्र में इसका अभिप्राय क्या है, मतलब न्याय का अभिप्राय विभिन्न क्षेत्रों में क्या है। तो यहां पर भी ये 7 आयाम की चर्चा की जाएगी। इसके बाद में न्याय के विविध आयाम, अर्थात जो न्याय के 7 आयाम हैं, जिसका कि मैं आपको नाम बता चुका हूं, पुनः दोहरा रहा हूं। न्याय के विविध आयाम अर्थात कानूनी औपचारिक न्याय, दूसरा है यस प्राकृतिक न्याय, तीसरा सामाजिक, चौथा आर्थिक, पांचवा राजनीतिक न्याय, छठा तात्विक न्याय और सातवां प्रक्रियात्मक न्याय। 7 हो गई। तो न्याय के विविध आयाम न्याय के स्वरूप को विविध संदर्भों में जानने समझने के प्रयत्न है। मतलब जो न्याय के विविध आयाम है, 7 आयाम विशेषकर मैं आपको समझा रहा हूं। न्याय के जो विविध आयाम है, जिसमें आज हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की चर्चा कर रहे हैं, 3 आयामों की चर्चा कर रहे हैं। तो न्याय के जो विविध आयाम है, ये न्याय के स्वरूप को विविध संदर्भों में जानने समझने के प्रयत्न है। मतलब ये न्याय को विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न प्रसंगों में जानने और समझने के प्रयत्न है। मतलब ये न्याय को संपूर्ण रूप में, समग्र रूप में समझने के प्रयास है, जिससे कि न्याय की अवधारणा को संपूर्ण रूप में समझा जा सके।
सॉरी, ठीक है बेटा। अब मैंने इसके सामने लिखा है 7। इसका मतलब क्या है कि न्याय के जो विविध आयाम है उसमें मुख्यतः 7 ही आयाम होते हैं, जिसका कि मैंने आपको नाम बता दिया है। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम न्याय के आयामों में केवल 3 आयामों की चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यस। अब देखो, सबसे पहले आपको यहां ये बात नोट करनी है अब आज के लेक्चर में, क्या कि जब न्याय के प्रयोग क्षेत्र की बात आती है, क्या न्याय के प्रयोग क्षेत्र की बात आती है कि भाई सामाजिक क्षेत्र में न्याय की बात हो रही है, या आर्थिक क्षेत्र में, या राजनीतिक क्षेत्र में, या कानूनी क्षेत्र में, या प्रक्रियात्मक क्षेत्र में, तात्विक क्षेत्र में है, तो यहां वास्तविक रूप में न्याय के प्रयोग क्षेत्र की जब बात होती है, नोट करें यहां, न्याय के प्रयोग क्षेत्र की जब बात होती है तब समाज की संपूर्ण व्यवस्था को परखने लगते हैं। मतलब जब न्याय के प्रयोग क्षेत्र की बात होती है तो ऐसी स्थिति में समाज की संपूर्ण व्यवस्था को परखने लगते हैं हम, और फिर ये देखते हैं कि जो ये समाज व्यवस्था है न्याय के अनुरूप है या नहीं, जो समाज व्यवस्था है, जो सोशल सिस्टम है, वह न्याय के अनुरूप है या नहीं। मतलब समाज की संपूर्ण व्यवस्था को परखने लगते हैं, और जब समाज की संपूर्ण व्यवस्था को परखने लगते हैं तो उसके अंतर्गत फिर ये देखते हैं कि वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था न्याय के अनुरूप है या नहीं। और जब संपूर्ण समाज व्यवस्था को परखते हैं तो संपूर्ण समाज व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में महत्वपूर्ण रूप में 3 क्षेत्र आते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां आगे संकेत भी किया है। अब नोट करें आप, सामाजिक जीवन के 3 मुख्य क्षेत्रों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों की पहचान करते हैं। अब ध्यान देंगे, जब समाज की संपूर्ण व्यवस्था को परखने का प्रयास किया जाता है कि वहां पर जो व्यवस्था है वो न्याय के अनुरूप है या नहीं, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक जीवन के 3 मुख्य क्षेत्रों को परखने का प्रयास किया जाता है। वो सामाजिक जीवन के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से होते हैं? सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्रों की पहचान करते हैं कि वास्तविक रूप में इन क्षेत्रों के अंतर्गत न्याय हो रहा है या नहीं। इसलिए न्याय की चर्चा करते समय भी हम तीनों की चर्चा करते हैं। मतलब वास्तविक रूप में सामाजिक जीवन के 3 मुख्य क्षेत्रों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों की पहचान करते हैं कि भाई वास्तविक रूप में संपूर्ण समाज व्यवस्था के अंतर्गत जब न्याय है इसकी बात आती है तो हम परखते हैं कि वहां न्याय हो रहा है या नहीं। इसलिए न्याय की चर्चा करते समय भी हम तीनों की चर्चा करते हैं, मतलब सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की। क्यों? क्योंकि सामाजिक जीवन के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, और जब न्याय की चर्चा की जाती है और हम ये देखते हैं कि वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था में न्याय है या नहीं, समाज व्यवस्था न्याय के अनुरूप है या नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम तीनों की चर्चा करते हैं, मतलब सामाजिक न्याय की भी, आर्थिक न्याय की भी और राजनीतिक न्याय की भी। और संपूर्ण समाज व्यवस्था को समझना है तो वास्तविक रूप में समाज के इन तीनों ही क्षेत्रों को समझना पड़ेगा, और इन तीनों क्षेत्रों में देखना पड़ेगा कि इन तीनों क्षेत्रों में न्याय की व्यवस्था है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों एक ही सिद्धांत के प्रयोग क्षेत्र हैं। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब देखो 3 बातें होगी, ये तीनों एक ही सिद्धांत के प्रयोग क्षेत्र हैं, मतलब जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है, ये तीनों एक ही सिद्धांत के प्रयोग क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो क्षेत्र है वह सामाजिक जीवन के 3 मुख्य क्षेत्रों से इनका रिश्ता या संबंध जुड़ा हुआ है। ये एक दूसरे के पूरक है, मतलब वास्तविक रूप में हम कहें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एक दूसरे के पूरक हैं, और ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिएगा आर्थिक न्याय की व्यवस्था नहीं की गई है, किसी समाज व्यवस्था में आर्थिक न्याय मौजूद नहीं है, तो वहां पर सामाजिक और राजनीतिक न्याय भी नहीं हो सकता। और यदि कहीं इसी जगह राजनीतिक न्याय नहीं है तो वहां कभी भी आर्थिक और सामाजिक न्याय स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये वाला जो पॉइंट्स है महत्वपूर्ण रूप में नोट करेंगे। 3 बातें होगी, 1 बात, 2 बात, 3 बात। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करेंगे इसके तीनों प्रकारों की। पहला लेते हैं हम सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। देखो बेटा, वैसे तो देखा जाए तो सामाजिक न्याय शब्दावली के अंतर्गत
न्याय के तीनों ही प्रकार समाहित हो जाते हैं, सामाजिक न्याय भी, आर्थिक न्याय भी और राजनीतिक न्याय भी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय की जब बात आती है तो वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के ही उपव्यवस्थाएं हैं। सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था की अर्थव्यवस्था और ये जो राजनीतिक व्यवस्था है इसकी उपव्यवस्था है। इसलिए जैसे ही हम सामाजिक न्याय शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो उसमें आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय स्वतः ही समाहित हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इन तीनों की चर्चा अलग अलग करेंगे। तो पहले मैंने लिखा है सामाजिक न्याय। आप ध्यान दें, यहां सामाजिक न्याय में तीनों का बोध हो जाता है। देखो अब यहां मैंने पहले नोट कर दिया है, सामाजिक न्याय में तीनों का बोध हो जाता है। मतलब जब किसी भी समाज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक न्याय होता है, सोशल जस्टिस होता है, तो इसका मतलब यह माना जाता है कि वहां पर आर्थिक न्याय भी है और राजनीतिक न्याय भी है। ये माना जाता है व्यापक रूप में। व्यापक रूप में जब सामाजिक न्याय का व्यापक रूप में अर्थ लिया जाता है तो इसका मतलब यही माना जाता है कि भी वहां पर राजनीतिक और आर्थिक न्याय भी मौजूद है, तो ही वहां पर सामाजिक न्याय होगा, अन्यथा सामाजिक न्याय नहीं होगा। इसलिए सामाजिक न्याय में तीनों का बोध हो जाता है। मतलब सामाजिक न्याय शब्दावली में तीनों का ही अर्थ समाहित हो जाता है। यस, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो व्यापक अर्थ में हो गया कि भी सामाजिक न्याय में तीनों का बोध हो जाता है, मतलब सामाजिक न्याय की शब्दावली में ये न्याय के तीनों ही आयाम समाहित हो जाते हैं। ये तो व्यापक अर्थ हो गया। लेकिन सीमित अर्थ में सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सामाजिक जीवन में सब मनुष्यों की गरिमा स्वीकार की जाए। बड़ी लंबी बात है। अब क्या कि सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सामाजिक जीवन में सब मनुष्यों की गरिमा स्वीकार की जाए। सामाजिक न्याय का कहना यहां पर यह है कि सब मनुष्यों की गरिमा स्वीकार की जाए। इसका मतलब यह है कि मनुष्य मनुष्य होने के नाते ही सम्मान के योग्य है, उसे किसी सांसारिक साधन से तोला नहीं जा सकता। मनुष्य मनुष्य होने के नाते अपने आप में साध्य है, वो किसी का साधन नहीं है। किसी भी रूप में संपत्ति से, शिक्षा से, लिंग से, जाति से, संप्रदाय से, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मनुष्य मनुष्य है इसलिए गरिमा से संपन्न है। मनुष्य मनुष्य है इसलिए सम्मान के योग्य है। मनुष्य मनुष्य है इसलिए अपने आप में साध्य है, उसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। इसलिए सामाजिक न्याय का अर्थ ही यह है कि सामाजिक जीवन में सब मनुष्यों की गरिमा स्वीकार की जाए, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उसकी जाति कुछ भी है, किसी भी कुल से संबंध है, उसकी शिक्षा कम है ज्यादा है, वह स्त्री है पुरुष है, बच्चा है वृद्ध है, इससे कोई मतलब नहीं है। बात केवल यह है कि वो मनुष्य है, मनुष्य है, मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते गरिमा से संपन्न है। इसलिए किसी भी रूप में मनुष्य को किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। अतः मनुष्य मनुष्य होने के नाते अपने आप में साध्य है, उसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। ये सामाजिक न्याय कहता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब वैसे ये बहुत व्यापक अर्थ बनता है इसका। इतना लंबा मैं ये कहूंगा, सीमित अर्थ में बता रहे लेकिन बड़ा लंबा अर्थ बन जाता है। मैंने के लिए यहां संकेत दे दिया है। इसके बाद में अगली बात आती है सामाजिक न्याय में कि जब परस्पर विरोधी दावों पर विचार किया जाता है वहां सामाजिक न्याय का विचार निर्बल और निर्धन पक्ष को विशेष सहायता और संरक्षण प्रदान करने की मांग करता है। मतलब अब यह दूसरा इसका अर्थ आ रहा है क्या कि जब परस्पर विरोधी दावों पर विचार किया जाता है, जैसे मान लीजिएगा निर्बल और निर्धन पक्ष की सहायता की बात आती है, एक तरफ अमीर दूसरी तरफ गरीब, ठीक है भाई, एक तरफ मैं कहूंगा पुरुष दूसरी तरफ महिला। तो आज भी हम देखते हैं नारीवादी आंदोलन चला हुआ है जो कि नारी की शक्ति की डिमांड करता है, कि नारी को शक्तिशाली बनाना चाहता है, माता सत्तात्मक परिवार की बात करना चाहता है कि भाई परिवार में भी माताओं की सत्ता होनी चाहिए। गहरी बातें हैं ये। तो परस्पर विरोधी दावों पर विचार किया जाता है वहां सामाजिक न्याय का विचार निर्बल और निर्धन पक्ष को विशेष सहायता और संरक्षण प्रदान करने की मांग करता है। मतलब जब परस्पर विरोधी दावों पर विचार किया जाता है तो वहां पर सामाजिक न्याय का विचार, सोशल जस्टिस का जो विचार है वह निर्बल और निर्धन पक्ष को विशेष सहायता और संरक्षण प्रदान करने की मांग करता है कि भाई जो निर्धन है, निर्बल है, इसी तरीके से हम कहेंगे महिला है, इसी के साथ में दूसरे रूप में कहें हम कि वास्तविक रूप में कोई भी कमजोर पक्ष है तो उसकी जो है सहायता और संरक्षण प्रदान करने की मांग करता है।
उसी को सामाजिक न्याय की संज्ञा दी जाती है। मतलब जो कमजोर पक्ष है उसकी सहायता की जाए, उसको संरक्षण दिया जाए, तो ये सामाजिक न्याय के दायरे के अंतर्गत ही आएगा। जैसे मान लीजिएगा हमारे भारत की बात मैं करूं तो भारत के अंतर्गत जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह वास्तविक रूप में सामाजिक न्याय के अंतर्गत ही आता है। चलिए, अब ये सामाजिक न्याय की बात होगी, मैंने संकेत रूप में सब बातें बता दी है। यदि आप समझना चाहते हैं तो इतना ही पर्याप्त है। ये गागर में सागर भरने वाली बात मैंने आपको बता दी है। अब न्याय का दूसरा आयाम आता है आर्थिक न्याय। क्या? आर्थिक न्याय। बेटा, आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति दूसरों के जीवन को नियंत्रित करने और उनसे मनमानी शर्तों पर काम कराने की शक्ति प्राप्त न कर ले। अब ध्यान दें, यहां क्या आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन की प्रक्रिया, क्या उत्पादन की प्रक्रिया, देखो उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। उत्पादन कितने साधन होते हैं? मुख्यतः 5, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो थोड़ा समझने का प्रयास करें। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति दूसरों के जीवन को नियंत्रित करने और उनसे मनमानी शर्तों पर काम कराने की शक्ति प्राप्त न कर ले, बल्कि सब लोगों को अपनी अपनी योग्यता और परिश्रम के अनुसार उचित लाभ प्राप्त करने का अवसर मिले। मतलब यहां मूल बात कहने की यह है कि यदि कोई पूंजीपति है तो यह नहीं होना चाहिए कि पूंजीपति अपना कब्जा जमा ले और जो मजदूर है और जो श्रमिक है उनका वो शोषण करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविक रूप में सब लोगों को अपने अपनी योग्यता और परिश्रम के अनुसार उचित लाभ प्राप्त करने का अवसर मिले। इसलिए यहां फिर मैंने लिखा है कि बाजार की स्थिति के ऊपर नहीं छोड़ा जाए, बाजार की स्थिति के ऊपर नहीं छोड़ा जाए, बल्कि वास्तविक रूप में यहां पर आर्थिक न्याय की मूल मांग यह है कि वास्तव में सभी लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति निहायत रूप में, आवश्यक रूप में उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि रोटी, कपड़ा, मकान तक की बात आती है तो 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, ये तो सभी को प्राप्त होनी ही चाहिए। मतलब यहां एक प्रकार से बाजार व्यवस्था के ऊपर उसको नहीं छोड़ा जाए, बल्कि जो मैं ये कहूं कि मान लीजिएगा पूंजीपति है या कोई बहुत ज्यादा सत्ता की दृष्टि से सत्ताधारी है, चाहे धन बल से, बाहुबल से कब्जा जमाए बैठे, तो कमजोर लोगों को वास्तव में उनको इतना कुछ शक्ति नहीं दी जाए कि कमजोर लोगों को, कमजोर वर्गों का वो शोषण करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में मनमानी शर्तों पर काम कराने की शक्ति प्राप्त वो नहीं कर ले, बल्कि सब लोगों को अपनी अपनी योग्यता और परिश्रम के अनुसार उचित लाभ प्राप्त करने का अवसर मिले। और जब उचित लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा तो वही आर्थिक न्याय कहलाएगा। जैसा कि हमारे भारत में संविधान के जो निर्माता थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, उन्होंने कहा भी था कि हमारे यहाँ पर अभी नया नया भवन बनाया गया है, मतलब संविधान का निर्माण किया गया है, तो इसकी जो नींव है वह कमजोर है। मतलब अर्थव्यवस्था की तरफ उन्होंने कहा है कि अभी हमारे यहाँ पर अमीर और गरीबी में बहुत ज्यादा भेदभाव है, इसलिए यदि बहुत जल्दी से आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं की गई तो यह महल कभी भी धराशायी हो सकता है। तो उन्होंने भी आर्थिक न्याय की तरफ संकेत किया था। अब तीसरा इसका आयाम आता है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ होता है? ध्यान दें, राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि, नोट करें, राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि दैट सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने की प्रक्रिया में सबको प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का अवसर और अधिकार प्राप्त हो। समझे, सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने की प्रक्रिया में सबको प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का अवसर और अधिकार प्राप्त हो। सभी लोगों को किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाए कि बहुत ज्यादा कोई शिक्षित है, बहुत ज्यादा कोई अमीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या किसी की जाति क्या है, संप्रदाय क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वास्तविक रूप में जैसे मैं भारत की बात करूं या अन्यत्र क्षेत्र में आज हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक मत देने का जो अधिकार दिया गया है वास्तविक रूप में राजनीतिक न्याय की श्रेणी में ही आता है। इसलिए सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने की प्रक्रिया में सबको प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का अवसर और अधिकार प्राप्त हो, सत्ता प्राप्त करने का मार्ग सबके लिए खुला हो। मतलब सभी वास्तविक रूप में सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं हो, जाति विशेष के आधार पर, धन विशेष के आधार पर, संप्रदाय विशेष के आधार पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। मतलब सत्ता प्राप्त करने का मार्ग सबके लिए ओपन हो, खुला हो। इसके बाद में
सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग सबके हित में हो। और जो सार्वजनिक शक्ति है उसका प्रयोग सबके हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अमीर है, अमीरों के हित में हो, या फिर जो है बहुत ज्यादा कोई जाति विशेष की बात आती है तो कोई मजबूत जाति है उसके पक्ष में जो है निर्णय लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या किसी लिंग के आधार पर कोई डिसीजन लिया जाए कि भाई पुरुष पक्ष के लिए निर्णय लिया जाए या महिला पक्ष के लिए निर्णय लिया जाए, वो एक अलग बात है कि नारीवादी आंदोलन नारी की शक्ति की बात कर रहा है कि नारी को बहुत ज्यादा धीरे धीरे शक्तिशाली बनाया जाए, वो एक अलग बात हो रही है। लेकिन मूल बात यहां पर यह कि सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग सबके हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी वर्ग विशेष के हित में निर्णय लिया जाए, बल्कि यहां पर तो वास्तविक रूप में सबके हित की बात की जानी चाहिए। अगर सबके हित की बात की जा रही है या सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग सबके हित के लिए किया जा रहा है तो डेफिनेटली वहां पर राजनीतिक न्याय की स्थापना होगी। ये हो गए आपके जो है न्याय के तीन आयाम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहां मैंने 1 2 3 तीन बातें और नोट की है जिनको समझना बहुत जरूरी है। तीनों बात समझ रहे हैं तो पीछे की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नंबर 1, राजनीतिक न्याय। देखो आप ध्यान देंगे यहां पर, राजनीतिक न्याय का आदर्श है स्वतंत्रता। यह एग्जाम पूछ लिया जाता है और आपको जानकारी भी नहीं होती इनकी। राजनीतिक न्याय का जो आदर्श होता है क्या होता है? स्वतंत्रता की प्राप्ति। आप स्वयं देख सकते हैं कि सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने की प्रक्रिया में सबको प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का अवसर और अधिकार प्राप्त हो, इसका मतलब स्वतंत्रता की बात की जा रही है यहां पर। आर्थिक न्याय का आदर्श होता है समानता। क्या? आर्थिक न्याय का आदर्श होता है समानता। आप यहां पर देख सकते हैं कि सब लोगों को अपनी अपनी योग्यता और परिश्रम के अनुसार उचित लाभ प्राप्त करने का अवसर मिले, सब लोगों को, मतलब समानता की बात हो रही है। यस, तो आर्थिक न्याय का आदर्श क्या है? समानता। और सामाजिक न्याय का आदर्श क्या है? बंधुता। क्या है? बंधुता। आप स्वयं देख सकते हैं यहां पर कि सामाजिक जीवन में सब मनुष्यों की गरिमा स्वीकार की जाए। वास्तविक रूप में मनुष्य मनुष्य होने के नाते सम्मान के योग्य है, इसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। मनुष्य मनुष्य होने के नाते अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है। कोई कितना ही अमीर हो, कोई कितना ही प्रतिष्ठा वाला हो, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। मनुष्य मनुष्य है, इसलिए सम्मान के योग्य। तो यहां पर बंधुता की बात की जा रही है, भाईचारे की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि राजनीतिक न्याय का आदर्श स्वतंत्रता है, आर्थिक न्याय का आदर्श समानता है और सामाजिक न्याय का आदर्श बंधुत्व या बंधुता है या भाईचारा है। सामाजिक न्याय का आदर्श क्या है? बंधुत्व है, के आदर्श को साकार करना चाहता है। मतलब वास्तविक रूप में जो ये न्याय के तीन विविध आयाम हैं, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय के आदर्श को साकार करना चाहता है। मतलब तीनों न्याय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को साकार करना चाहता है। ध्यान देंगे, ये जो तीन प्रकार के आयाम हैं, तीन प्रकार के न्याय हैं, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। ये तीनों ही प्रकार के न्याय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को साकार करना चाहते हैं। यस, कितने निष्कर्ष रूप में मैंने ये बात बताई है। आप ये बात समझ जाते हैं बेटा, तो फिर आपको न्याय के अवधारणाओं को समझने में परेशानी कहां आ रही है? हैं? मुझे बताइएगा। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ही तो था, यही तो था। तो यहां पर वही तो बात हो रही है। अरे भाई, यहां समाज की संपूर्ण व्यवस्था को परखने की जब बात आती है तो वास्तविक रूप में वह व्यवस्था न्याय के अनुरूप है या नहीं, इसमें तीनों बातें देखनी पड़ती हैं, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। इसलिए वास्तव में राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को ही साकार करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, सामाजिक न्याय का मूल मंत्र क्या है? अब देखो, वैसे तो सामाजिक न्याय की जो आयाम है, इसके अंतर्गत ये तीनों ही आयाम समाहित हो जाते हैं। मैंने पीछे भी आपको कहा, यहां भी कह रहा हूं। तो सामाजिक न्याय का मूल मंत्र यह है कि संगठित सामाजिक जीवन से जो भी लाभ प्राप्त होते हैं वे इन्हें गिने लोगों के हाथों में सिमट कर न रह जाएं। ध्यान दें, सामाजिक न्याय का मूल मंत्र क्या है? सोशल जस्टिस का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र यह है कि संगठित सामाजिक जीवन से संगठित सामाजिक जीवन से समाज का संगठित रूप क्या होता है? राज्य होता है। तो संकेत राज्य की तरफ किया जा रहा है और राज्य अपने आप में अमूर्त होता है। तो राज्य की इच्छा क्या व्यक्ति किसमें होती है? सरकार में होती है। तो विशेषकर यहां संकेत किसकी तरफ किया जा रहा है? सरकार की तरफ किया जा रहा है डेफिनेटली। तो ध्यान देंगे यह कि संगठित सामाजिक जीवन से जो भी लाभ प्राप्त होते हैं वे इन्हें गिने लोगों के हाथों में सिमट कर न रह जाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामाजिक जीवन से जो भी लाभ प्राप्त होते हैं
वो केवल कुछ पूंजीपतियों तक सिमट कर रह जाए, या जो समाज की मलाईदार परत होती है, उच्च कुल के लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उच्च जातियों के लोग होते हैं, केवल उन तक सिमट कर ना रह जाए, या केवल पुरुष तक ही सिमट कर ना रह जाए, बल्कि वास्तविक रूप में सामाजिक जीवन से जो भी लाभ प्राप्त होते हैं वो सबको मिलने चाहिए, केवल कुछ लोगों तक ही सिमट कर नहीं रहने चाहिए। ये सामाजिक न्याय का मूल मंत्र है। तीसरी बात है आर्थिक विषमता समाप्त हो जाने पर। अब देखो ध्यान देंगे, यहां पर चूंकि लोगों के हाथों में सिमट कर नहीं रह जाए, मतलब जो सामाजिक जीवन से जो भी लाभ प्राप्त होते हैं वो इन्हें गिने या कुछ लोगों के हाथों में सिमट कर न रह जाए, बल्कि जन साधारण तक उनके जो लाभ है वो उनको प्राप्त होने चाहिए। यदि फिर ऐसा हो रहा है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा क्या? आर्थिक विषमता दूर होगी और धीरे धीरे आर्थिक समानता की स्थापना होगी। मतलब अमीरी और गरीबी में जो गैप है, जो अंतराल, वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। तो आर्थिक विषमता समाप्त हो जाने पर सामाजिक संपदा किसी वर्ग के हाथ की कठपुतली नहीं रह जाएगी, बल्कि वह समाज की सेविका बन जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं। अब ऐसा होने पर मतलब जो दूसरे वाला बिंदु है, ये सामाजिक जीवन से जो भी लाभ प्राप्त होते हैं वो सब लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आर्थिक विषमता समाप्त हो जाएगी। और आर्थिक विषमता समाप्त हो जाने पर सामाजिक संपदा मतलब सामाजिक संसाधन भी कह सकते हैं हम, सामाजिक संपदा किसी वर्ग के हाथ की कठपुतली नहीं रह जाएगी, मतलब किसी वर्ग विशेष का आधिपत्य नहीं रह जाएगा। फिर जैसे पूंजीपति की बात आती है, भाई पूंजीपति के हाथ में सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी वर्ग के हाथ की कठपुतली नहीं रह जाएगी, बल्कि वह समाज की सेविका बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वह समाज की सेविका बन जाएगी। मतलब जो सामाजिक संपदा है वह समाज की सेविका बन जाएगी। तब सामाजिक न्याय एक कोरा आदर्श या राजनीतिक नारा न रहकर सामाजिक यथार्थ के धरातल पर स्थापित हो जाएगा। मतलब इसके बाद वास्तविक रूप में जो सामाजिक न्याय है वो केवल एक कोरा आदर्श या राजनीतिक नारा नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक यथार्थ के धरातल पर स्थापित हो जाएगा। मतलब यथार्थ के धरातल पर फिर सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी, और जब यथार्थ के धरातल पर सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी तो फिर ये न्याय के तीनों ही रूप प्राप्त हो जाएंगे, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ये तीनों ही प्राप्त हो जाएंगे। और यदि किसी समाज व्यवस्था के अंतर्गत ये तीनों ही न्याय मौजूद हैं तो डेफिनेटली उस समाज व्यवस्था को एक आदर्श समाज व्यवस्था कहा जा सकता है, और दावे के साथ कहा जा सकता है कि उस समाज व्यवस्था में, उस राजनीतिक व्यवस्था में, उस अर्थव्यवस्था में जस्टिस, न्याय मौजूद है। वहां किसी भी रूप में अन्याय व्याप्त नहीं है, किसी भी रूप में अनैतिकता व्याप्त नहीं है, किसी भी रूप में अव्यवस्था व्याप्त नहीं है, किसी भी रूप में अधर्म व्याप्त नहीं है। वह समाज व्यवस्था अपने आप में एक आदर्श व्यवस्था होगी। ये हो गए न्याय के तीन आयाम: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मुझे पूरा विश्वास है आप न्याय के इन तीनों आयामों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और लास्ट में मैंने 1, 2, 3 ये तीन बातें और नोट किए। आप इन तीन बातों के आधार पर पीछे के जो ये तीनों आयाम हैं इनको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आप न्याय के इन तीन आयामों को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।